हेलो। हमारे इंदौर के सुप्रसिद्ध यूरोपियन श्री अपूर्वा पुराणिक सर पहुंच गए हैं। एक बार उनका जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। मैं आगे की कार्रवाई के लिए या जो हमारी आगे प्रोसीजर होगी उसके लिए सौ राजश्री सतवास्कर हमारी ताई, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। राजश्री ताई ऊपर ही है क्या? हेलो। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, शुभ स्वागत। आज की MSSI इंदौर चैप्टर की ओर से जो सुरीली संगीत बिछात है उसमें पधारे हुए सभी रसिक श्रोताओं, संगीत प्रेमियों का और इंदौर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अपूर्व पौराणिक जी का मैं मनःपूर्वक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथियों, MSSI डे तो यूँ तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन आज सबकी सुविधा और आराम से होने वाले संगीत कार्यक्रम को रविवार को देखते हुए चुना गया है। आप सबको मंच से राजश्री का प्यार भरा, हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, सेहत भरा नमस्कार। संध्या हो चुकी है, सभी दूर दीप प्रज्वलित हो गए हैं। माँ सरस्वती की आराधना के बिना तो संगीत कार्यक्रम या कुछ भी विद्या से संबंधित कार्यक्रम शुरू हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इंदौर ही नहीं देश विदेश में ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित प्रसिद्ध चिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट आदरणीय अपूर्व पौराणिक जी, डॉक्टर अपूर्व पौराणिक जी को, संकेत मिश्री जी और अनिल बोरकर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो सरस्वती आराधना और पूजन के बाद दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय, आप सादर मंच पर आमंत्रित है। मुंबई से हुई आई हमारी आदरणीय सुप्रिया मैडम को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। हम सभी हाथ जोड़कर इस सुरमयी संध्या और दीपक ज्योति को नमस्कार करते हैं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। नवगति नवलय ताल छंद नव
नवजलद मन्दरव नवगति नवलय तालछन्द नव नवलकण्ठ नवजलद मन्दरव नवनभ के नव विहग वृंद को नवनभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमर मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वर दे। दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती की वीणा वादिनी आराधना हो चुकी है। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ जो हमारा भारतीय परंपरा है स्वागत और सत्कार की। यूँ तो मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, लेकिन परंपरा का तो निर्वाह आवश्यक है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर अपूर्व पौराणिक जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती पूनम कपूर जी को आप क्षमा चाहूँगी, पुनः मंच पर पधारे और आदरणीय डॉक्टर एडवोकेट वीरेंद्र तांबे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आत्मीय आगमन आपका करे हमें कृतार्थ, स्नेहाशीष सदा मिले यही कामना है निस्वार्थ। हाँ पहले डॉक्टर सर का लेना, ठीक है ठीक है। श्रीमती निधि डहाले से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय डॉक्टर अपूर्व पौराणिक जी का संक्षिप्त परिचय दे। यूँ तो डॉक्टर साहब आपका परिचय देना यानी सूर्य को एक दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन किसी भी विशिष्ट प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय दूसरों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन और आशीर्वाद होता है। श्रीमती निधि डहाले जी। Thank you, Rajashri Tai. I feel very privileged to introduce our eminent guest, Dr. Apurva Pauranik, to the audience gathered here. Dr. Apurva Pauranik has a brilliant academic career all through the MGM Medical College, Indore during 1970s and DM Neurology at AIMS 1985, securing many gold medals. Dr. Apurva Pauranik wants himself to be primarily known as a medical teacher. His teaching percolates down to the grassroots level through ingenious annual projects like neurological certificate course of 1 week for primary care physicians from all over in Madhya Pradesh and neuro quiz for MBBS and MD students. Dr. Apurva Pauranik was the only neurologist contestant in the prestigious Mastermind India quiz hosted by Siddharth Basu for BBC World. Dr. Pauranik has to his credit a 2-hour interview with renowned neurologist and author Dr. Oliver Sacks in New York. Dr. Pauranik has passion for advocacy for the subject of neurology, which was recognized by American Academy of Neurology as mentor in their Palatuki Leadership Program and mentioned on the websites of AN, World Neurology Foundation, and World Federation Neurology Newsletter too.
Many international awards, such as Park Davis Award in 1993, membership of Public Education Commission of International Bureau of Epilepsy continuously from 1993 to 97, education grant from International League Against Epilepsy in 1994, grant from Rotary Foundation, United States of America in 1995, and membership of Citizen Ambassador Program to China and Mongolia also in 1995. Dr. Apurva Puranik has established a series of patient support groups at Indore related to many neurological diseases, and he has been very active in the field of public health education and patient education also. Dr. Puranik's research interest in aphasiology and neurolinguistic is a typical example of interdisciplinary endeavors. Dr. Puranik is committed to work hard for Indian Academy of Neurology in innovative manner. We are very glad to have with us you, Dr. Apurva Puranik. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच निधि। ऐसे अति विशिष्ट प्रसिद्ध चिकित्सक बार बार बोलना ठीक नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। तो मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू हो चुका है, फिर भी हम अधिक समय न गवाते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर अपूर्वा पौराणिक जी से निवेदन करती हूँ कि आप उपस्थित संगीत रसिकों, महानुभावों को संबोधित करने का कृपा करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं MSSSI इंदौर शाखा के सदस्यों और पदाधिकारियों को बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए, और आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और खुशी का अवसर है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से प्रभावित मरीज और उनके परिजन और उनके शुभचिंतक का ये संगठन मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया की इंदौर शाखा अपना कार्यक्रम फरवरी माह का आज इस रूप में आयोजित कर रही है। ये और भी ज़्यादा प्रशंसनीय है कि आप लोगों ने आज संगीत का कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि इस रोग से प्रभावित मरीज और कुछ अन्य लोग संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। मुझे विषय दिया गया था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार में नए इलाज क्या निकले हैं। मैं निस्संदेह उसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी और भूमिका भी बताऊंगा। हालांकि कुछ बातें आप में से कई लोगों को पहले से पता होंगी, कुछ बातें आपको रिपीटिशन लग सकती हैं। और मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि जब 1970 के दशक में मैं MBBS और MD मेडिसिन की शिक्षा ले रहा था, तब MS या मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम एक बहुत ही दुर्लभ या रेयर बीमारी समझते थे, और हमें ये इम्प्रेशन था कि ये बीमारी तो भारत में होती नहीं है, गर्म देशों में होती नहीं है, गोरे लोगों में होती है और ठंडे देशों में होती है, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन 1990 के दशक के बाद और फिर 2000 के दशक आने के बाद धीरे धीरे हम न्यूरोलॉजिस्ट इस रोग से प्रभावित ज़्यादा मरीजों को देखने लगे, और अब हम मानते हैं कि ये उतनी रेयर नहीं है, उतनी दुर्लभ नहीं है। भारत में इस रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या हज़ारों में है, मध्य प्रदेश में सैकड़ों में होगी, और ये जो संख्या बढ़ रही है इसके पीछे हो सकता है कि लाइफ स्टाइल में परिवर्तन जो हुए हैं वो एक कारण हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रैवल अधिक बढ़ गई है, तो जो वायरस के इन्फेक्शंस होते हैं वो पूरी दुनिया में उसके जो कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं, वो आने जाने वाले लोग कुछ पर्टिकुलर वायरस अपने साथ ले आते हैं और उस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी रिएक्शन होती है।
हमारा खान पान बदल गया है। पहले हम लोग शुद्ध घरों का ही खाना खाते थे, अब हम लोग थोड़े थोड़े वेस्टर्न होते जा रहे हैं। तो पता नहीं इनमें से कौन सा कारण है। और फिर एक कारण ये भी है कि बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ी है, डॉक्टरों में जागरूकता बढ़ी है। और पहले के ज़माने में शायद हम बहुत सारे मरीजों की डायग्नोसिस मिस कर जाते थे, चूक जाते थे। आजकल हम पकड़ पाते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में इन्वेस्टिगेशन भी कम थे। एमआरआई स्कैन मुख्य इन्वेस्टिगेशन है इसके निदान के लिए, और अब एमआरआई बहुतायत से देश के कम से कम टीयर 2 सिटीज़ तक और टीयर 3 सिटीज़ तक तो हमारे देश में एमआरआई उपलब्ध हो गया है। तो इन कारणों से अब हम ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं। ये एक परिवर्तन मैंने पिछले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में देखा है। एक और परिवर्तन हमने देखा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग के उपचार में पहले बहुत कम साधन उपलब्ध थे। 1990 के पहले तो केवल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, जिनको देने से जो एक्यूट अटैक होता है उसमें हम टेम्परेरी फ़ायदा कर सकते हैं। जब भी कोई नया एपिसोड आता है, नया अटैक आता है एमएस के बीमारी का, तो उस समय तात्कालिक फ़ायदा देने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स स्टेरॉइड का देते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म, मतलब आने वाले वर्षों में ये बीमारी आगे बढ़ने से रोकेगी कि नहीं, नए नए अटैक आएंगे कि नहीं, इसको रोकने का प्रथम इलाज 1990 में 1993-94 के आसपास इंटरफेरान के रूप में निकला। और ग्लेटिरामर, ये दोनों इंजेक्शन सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर लगते थे। और 1994 से लेके 2006-07 तक करीब 10-15 सालों तक ये दो ही दवाइयाँ थी जो या तो सप्ताह में 3 दिन या सप्ताह में 2 दिन या इस तरह से वो इंजेक्शन लेना पड़ते थे। और इनको लेने से बीमारी के आगे बढ़ने की दर पर थोड़ी रोक लगती थी। 1907 और 8 और फिर 2007, 8 और फिर 2010 के बाद बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं। इनमें से कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में हैं और कुछ दवाइयाँ टेबलेट के रूप में हैं। मैं उन सब के विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप में से अनेक लोग संभव है कि इन नई औषधियों में से कुछ न कुछ ले रहे होंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमारे इंदौर में आर्थिक दृष्टि से जो कम महंगी दवाइयाँ हैं उनमें डायमिथाइल फ्यूमरेट अर्थात एमएस या स्क्लेरोजेम, उसके कई ब्रांड नेम हैं, वो अनेक मरीज ले रहे होंगे। इसके अलावा फिंगोलिमाड है और टेरिफ्लुनामाइड है। ये कुछ मुंह से लेने वाली गोलियां हैं जो संभवतः हम में से कुछ मरीज यहाँ ले रहे हों। इंटरफेरॉन का उपयोग अब कम हो गया है क्योंकि वो महंगा भी था, उसको इंजेक्शन के रूप में लंबे समय तक लेना पड़ता था। और ये मुंह से लेने वाली जो गोलियां हैं इनको लेना आसान है। एक चीज़ का परिवर्तन हमने और देखा पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, वो ये था कि इलाज के दाम में कमी आई है। और ये तो कॉमर्स का नियम है कि कोई भी औषधि या कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी उत्पाद जब मार्केट में नया नया आता है तो शुरू में उसके दाम ज़्यादा होते हैं, और जब उसका कंज्यूमर बेस बढ़ने लगता है, ज़्यादा ग्राहक हो जाते हैं और ज़्यादा कंपनियों में कंपटीशन होने लगता है, सप्लायर और प्रोड्यूसर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज़ के दाम, इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है डिमांड एंड सप्लाई का। तो अगर सप्लायर ज़्यादा हो जाएंगे और जिसको बोलते हैं ना इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो ज़्यादा मात्रा में चीज़ पैदा होने लग जाएगी तो उसके दाम कम हो जाते हैं। तो अब तुलनात्मक रूप से मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज उतना महंगा नहीं रह गया है जितना आज से 20 साल 30 साल पहले, जब केवल इंटरफेरॉन नाम के इंजेक्शन उपलब्ध थे, उसकी तुलना में अब आसान है। नई औषधियाँ निकालने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम ड्रग ट्रायल बोलते हैं या औषधि शोध बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। क्या आप लोगों में से किसी ने अभी तक किसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के औषधि शोध के ट्रायल में भाग लिया है? मेरे ख्याल से इंदौर में कोई ट्रायल करने वाले प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ना हो, लेकिन बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े शहरों में, बड़े इंस्टीट्यूट में, अनेक इंस्टीट्यूट में रिसर्च हेतु ड्रग ट्रायल चलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई एक कंपनी ने कोई नई दवा विकसित करी और फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल में उसके परिणाम अच्छे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसको CDSSO बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
तो वो कंपनी या वो रिसर्चर अपना प्रपोज़ल देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं कि ये नई दवा है और हम इसके पक्ष में अभी तक इतना सबूत उपलब्ध है, अब हम इसका बड़ा ट्रायल मतलब कई सैकड़ों मरीजों में करना चाहते हैं, ताकि इस औषधि की सेफ्टी यानी सुरक्षा और उसकी इफ़िकेसी मतलब प्रभावशीलता, इन दोनों के बारे में हम सबूत या प्रमाण इकट्ठा कर सकें। और इसको करते कैसे हैं? इसलिए कि मान लीजिए कि 100 मरीज इंदौर शहर में हैं और निस्संदेह 100 से ज़्यादा हैं, भले ही आज 50 आए होंगे ऐसा मैं सोचता हूँ इस मीटिंग के अंदर। तो यदि 100 मरीजों को हम उस अध्ययन में शामिल करते हैं तो उसमें से आधों को हम अभी तक जो इलाज उपलब्ध है वो जारी रखेंगे और बाकी आधों को हम नई औषधि भी देंगे पुराने इलाज के साथ साथ। अब जो नई औषधि है वो दिखने में जैसी होती है उससे मिलता जुलता प्लेसिबो प्रथम ग्रुप को भी देंगे, तो दोनों ग्रुप को मालूम नहीं पड़ेगा कि वो असली गोली खा रहे हैं कि नकली गोली खा रहे हैं। आधों को असली गोली जाएगी, आधों को नकली गोली, जिसका अर्थ प्लेसिबो होता है। और ये न मरीज को पता होगा और न देने वाले डॉक्टर को पता होगा, उस पर कोड वर्ड लिखा रहता है। वो कोड जब पूरा अध्ययन खत्म हो जाता था बाद में तोड़ते हैं उसको, लेकिन इस पूरी अवधि में मरीजों को हर महीने 2 महीने 3 महीने बुलाते हैं और जो डॉक्टर होते हैं वो मरीज की बीमारी की तीव्रता का आकलन करते हैं। इसको हम बोलते हैं आउटकम मेज़र। आउटकम मतलब परिणाम क्या निकल रहा है। तो हम आउटकम कैसे नापते हैं? एक तो मरीज से पूछते हैं कि आपको क्या क्या तकलीफ़ है, दूसरे हम उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं और उसको नापने का पैमाना होता है, उसके नंबर होते हैं। उस पैमाने को बोलते हैं EDSS, एक्सपांडेड डिसेबिलिटी स्केल। तो उसके आधार पे हम मरीज की बीमारी की तीव्रता निकालते हैं और फिर MRI करते हैं कि MRI में लीजन कितने दिख रहे हैं, उनकी संख्या और उनका आयतन निकाल के जोड़ते हैं कि कितने लीजन हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आउटकम मेजर। तो आधे मरीजों को आपने नकली दवा दी, आधों को असली दवा दी और इनको 6 महीना, साल भर, 2 साल फॉलोअप किया और प्रत्येक फॉलोअप में आपने उनका EDSS भी निकाला, उनके रिपीटेड MRI भी किए और फिर दोनों समूह का तुलनात्मक अध्ययन होता है कि अगर नई दवा ने सच में कोई काम किया है तो उसके परिणाम बेहतर होंगे, अन्यथा क्या बोलते हैं? द ट्रायल इज़ निगेटिव। भाई ठीक है, नहीं निकला कोई दम, ऐसा बहुत बार होता है। ये तो एक जुआ है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का बजट लगता है और इस जुए में कभी सफलता मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो यदि आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, नोट कर लेना clinicaltrial.gov, clinicaltrial.gov गवर्नमेंट के लिए और इंडिया डालना और फिर उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें मालूम पड़ता है कि विभिन्न कौन कौन सी बीमारियों पे देश में कौन कौन से अस्पताल में या मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्च चल रही है। उसमें आप सर्च विंडो में डालना मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पता लगाना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर भारत में एम्स में या निमैंस में या मुंबई के अस्पताल में या वेल्लोर के अस्पताल में कहाँ पर क्या अध्ययन चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो और वहाँ आप पूछ सकते हैं क्या मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ। हो सकता है वो कहें कि नहीं, हम इतनी दूर के लोगों को नहीं लेंगे, हो सकता है वो अपने ही नगर के लोगों को ले, मगर पता होना चाहिए और लोगों को इस तरह के अध्ययन में शामिल होना चाहिए। और इस तरह से अनेक नई औषधियाँ पिछले 10 वर्षों में उपलब्ध हुई हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊँगा, संक्षेप में केवल इतना ही कहूँगा कि ये औषधियाँ हमारे इम्यून तंत्र के ऊपर असर डालती हैं, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग इम्यून तंत्र का रोग है। इम्यून तंत्र का मतलब होता है इम्यूनिटी, अर्थात इन्फेक्शंस से लड़ने की क्षमता। आप लोगों ने कोरोना पेंडेमिक के समय ये वर्ड इम्यूनिटी सुना होगा। फला काढ़ा पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फला फल खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था उन दावों के पीछे। आप अच्छी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फला विटामिन खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कोविड वैक्सीन लगाओगे तो कोविड के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। अब ये जो इम्यूनिटी है, इसके पीछे हमारे शरीर में रक्त में कुछ खास तरह के वाइट ब्लड सेल होते हैं। हमारे खून में रेड ब्लड सेल होते हैं और वाइट ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल में तो हीमोग्लोबिन होता है और वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और वाइट ब्लड सेल हैं जो हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं।
और ये भी दो तरह के होते हैं, टी सेल और बी सेल। बी सेल तो तरह तरह के केमिकल बनाते हैं, ह्यूमरल फैक्टर, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और टी सेल खुद जाके जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ फॉरेनर को मारते हैं, फॉरेन एंटीजन को मारते हैं, फॉरेन पार्टिकल को मारते हैं। और इन दोनों में जुगलबंदी होती है, टी सेल में और बी सेल में ये मिल के काम करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये जो हमारा इम्यून तंत्र है ये थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, और ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो बीमारियों से लड़ने के खिलाफ हमारे शरीर में प्रतिदिन बनती हैं और हजारों प्रकार की बनती हैं, और ये सब प्रोटीन होते हैं रासायनिक दृष्टि से, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं नाना प्रकार के प्रोटीन। और ये प्रोटीन विभिन्न बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचा के रखते हैं। लेकिन दिग्भ्रमित, दिशाहीन, मिसडायरेक्टेड 10,000 में से एक में हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, दिशाहीन होने से ये एंटीबॉडीज़ शरीर के ही किसी टिश्यू को फॉरेन समझने लगती हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस मरीजों में हमारे शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो हमारी ब्रेन और आँख के नर्व यानी ऑप्टिक नर्व और रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कार्ड, इन रचनाओं में मौजूद माइलिन नामक प्रोटीन को फॉरेनर समझती हैं और उसको डैमेज करने लगती हैं। अब माइलिन क्या होता है, हमारे ब्रेन और ऑप्टिक नर्व और स्पाइनल कार्ड में जो तंतु बिछे रहते हैं, फाइबर्स जिनको एक्सॉन बोलते हैं, उनके ऊपर का इंसुलेशन होता है। तो माइलिन भी एक खास तरह का प्रोटीन होता है, और उसके साथ प्रोटीन और लिपिड दोनों की मिली जुली डबल लेयर होती है। जो इलेक्ट्रिक वायर अगर नंगा हो तो उसमें से करंट लीक हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से बह नहीं पाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर इंसुलेशन हो तो करंट इधर उधर साइड में लीक नहीं होगी और बिना बाधा के आगे बहती चली जाएगी। तो जब ये इंसुलेशन है ना, माइलिन टूट जाता है। क्यों टूटता है, कुछ एंटीबॉडीज़ गलती से उस माइलिन के प्रोटीन को फॉरेनर समझ के डैमेज करने लगती हैं, और उस डैमेज में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब प्रदाह, इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन में नाना प्रकार के दूसरे वाइट ब्लड सेल्स आके वहाँ और डैमेज करने लगते हैं, और फिर ब्रेन में जगह जगह दाग बन जाते हैं जिनको प्लाक बोलते हैं, और ये प्लाक अपने को एमआरआई में देखते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का तमाम इलाज इन टी सेल और बी सेल में जो दिशाहीनता आ गई है उसको रोकने का होता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को दबाने का होता है, जो एंटीबॉडीज़ गलत बन रही हैं उनके उत्पादन पे ब्रेक लगाने का होता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। जब आप इम्यून तंत्र को दबा रहे हों तो आपके अंदर रिस्क दूसरे इन्फेक्शन होने की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो रिस्क लेना पड़ती है क्योंकि फ़ायदे कहीं ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। तो इस तरह की औषधियों से अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के आगे बढ़ने पर रोक लगाने में बेहतर सफलता मिलने लग गई है। और अभी तक तो क्या था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो सबसे कॉमन स्वरूप है जिसको RRMS बोलते हैं, रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, RRMS। तो इसमें क्या होता है, एक अटैक आया फिर ठीक हो गए, फिर अगला अटैक आया फिर ठीक हो गए। इस वैरायटी में जितनी भी दवाइयाँ हैं थोड़ा असर करती थी। फिर एक वैरायटी होती है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। उसमें क्या होता है, रिलैप्स, एक बीमारी आती है आंशिक रूप से ठीक होती है और अगला अटैक आएगा ना आएगा उसके बीच में भी बढ़ती जाती है, उसको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव बोलते हैं। और एक होती है प्राइमरी प्रोग्रेसिव, उसमें कोई अटैक नहीं आते, बहुत कम केसेस होते हैं, वो धीमी गति से बढ़ती चली जाती, कोई उतार चढ़ाव नहीं आते। तो ये जो बाद वाली वैरायटी मैंने गिनाई, इनमें प्रायः दवाइयाँ असर नहीं करती थी, लेकिन अब कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जो कि ये जो दूसरी वैरायटी की MS हैं उनके ऊपर भी असर करने लग गई हैं। और कुछ अच्छी दवाइयाँ निकली हैं, रिटुक्सिमैब हैं, नेटालुजेमैब हैं, ऑक्रिलिजुमाब है, ये सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। और ये हमारे शरीर में आजकल इनके दाम भी कम हो गए हैं। और फिर एक इलाज निकला है ऑटोलॉगस स्टेम सेल, मरीज का खुद का ब्लड निकाल के और उसमें से स्टेम सेल निकालते हैं और स्टेम सेल को वापस मरीज को देते हैं। लेकिन इसको करने के पहले हमें उसकी बोन मैरो को ख़त्म करना पड़ता है ना, जो हमारी हड्डियों के अंदर मज्जा होती है, रक्त मज्जा, बोन मैरो,
वो हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल सब बनाती है, उसको दवाइयों के द्वारा ख़त्म कर देते हैं। आप सोचो, कल्पना करो, अगर नया खून नहीं बनेगा तो क्या होगा। और जैसे ही ख़त्म करते हैं तुरंत नई बोन मेरो को इंट्रावीनस इंजेक्शन के द्वारा अलॉन्ग विद स्टेम सेल दे देते हैं, तो बोन मेरो को रीपॉपुलेट कर देते हैं। थोड़ा सा रिस्की और ख़तरनाक लगता है ये इलाज, लेकिन इसके रिजल्ट भी अच्छे निकल रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस मरीजों के भविष्य के बेहतर होने की आशा को बढ़ाती हैं। और अंत में मैं थोड़े से सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करूँगा। ये बेहद खुशी की बात है कि आप लोगों का संगठन सक्रिय है, अच्छा काम कर रहा है। इस तरह के समूहों को हम पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। और इसका सबसे प्रमुख लाभ तो ये होता है कि प्रत्येक परिवार को ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी हैं। तो ये जो फीलिंग आती है कि हाँ और भी लोग हैं, अरे इतने सारे लोग हैं, इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है, उससे मन में ढाढ़स बनता है। फिर जब आपस में मिलते हैं तो फेलोशिप होती है, जैसे कि आज होने वाली है। इस फेलोशिप से एक दूसरे के साथ परिचय बढ़ता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज आपने संगीत का कार्यक्रम रखा है। संगीत तो मन को उत्फुल्ल कर देता है, खुश कर देता है। और फिर जब हम परिवारों में से इस तरह की प्रतिभा को आज देखेंगे तो मन में कितना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि ठीक है, बीमारी अपनी जगह है, लेकिन हम जिंदगी को हंसते हुए जीना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है इस तरह के कार्यक्रमों से। दर्द बांटने से कम होता है। दो परिवार जब आपस में बात करते हैं, चार परिवार जब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। अच्छा, आपको इतनी तकलीफ थी, अरे मैं तो फिर भी ठीक हूँ, या मैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, ये तो कम है, या मैं तो डिप्रेस हो गया था, हार मान ली थी, ये देखो कि मेरे से ज़्यादा बीमार है फिर भी फाइट कर रहा है। ऐसे उदाहरण सुनने को मिलते हैं एक दूसरे से, और उनसे बड़ी ताकत मिलती है। तो इस तरह की मीटिंग्स और ज़्यादा होनी चाहिए। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, जितना आप कर पाएँ। आप पिकनिक मनाएं, आप बच्चों के गेम्स करें, आप ड्राइंग कंपटीशन करें, आप एक दूसरे के बीच में अपनी बातें करें। और एक काम और कर सकते हैं, पैरवी का, एडवोकेसी का। जैसा कि संकेत भाई ने मुझे बताया कि विकलांग डिपार्टमेंट, जिसको हम सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री बोलते हैं, उसके साथ आप जुड़े रहे। आपने इन मरीजों को विकलांगता के प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय शासन और राज्य शासन के द्वारा क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। और वो नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए डिमांड करते आना चाहिए। संख्या में बल होता है। बीमारी तो बहुत ज़्यादा नहीं, संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि पूरे मध्य प्रदेश के या पूरे भारत के मरीज मिल के अपनी आवाज़ निकालते हैं, अपना हस्ताक्षर अभियान बनाते हैं। आजकल तो ज़माना सोशल मीडिया का है, तो चेंज करके एक वेबसाइट है जिसमें आप पिटिशन्स डाल सकते हैं। आप mygov.gov पे पिटिशन्स डाल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं, बार बार ये चीज़ें जाएंगी। उदाहरण के लिए आप मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग के सामने आवेदन रख सकते हैं कि फला फला दवाइयाँ शासकीय अस्पतालों में या तो मुफ्त में या घटे हुए दरों पे उपलब्ध होनी चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को रिपीट एमआरआई कराना पड़ता है, वो एमआरआई शासकीय अस्पतालों में फ्री में या घटे हुए दरों पे होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड ना हो फिर भी हम कोई चीज़ें फ्री में मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड वालों को तो मिल जाती हैं, लेकिन सबके पास तो नहीं है आयुष्मान कार्ड। तो इस तरह की एडवोकेसी या पैरवी करना इस तरह के संगठनों का काम है। और एक चीज़ अंत में और छोटी सी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग डायरी लिखिए, या तो मरीज स्वयं डायरी लिखे, या उसका जो केयर गिवर है, उसकी देखभाल करने वाला है, परिजन है, वो लिखें। और यदि 100 मरीज, 50 मरीज डायरी लिखेंगे, उसमें से 1 या 2 डायरी ऐसी होंगी जो थोड़ी साहित्यिक होंगी। सब लोगों में साहित्यिक डायरी लिखने की क्षमता नहीं होती, कुछ में होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने न केवल मल्टीपल स्क्लेरोसिस बल्कि और भी अन्य बीमारियों के संदर्भ में विदेशों में लोगों के द्वारा एक से एक संस्मरण, एक से एक कहानियाँ, एक से एक अपने कथाएं
अपनी लड़ाई, अपनी संघर्ष, अपनी हार, अपनी जीत की कहानी लोगों ने बड़ी लिटरेरी लैंग्वेज में, साहित्यिक भाषा में लिखी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं अंग्रेजी में और अन्य यूरोपियन भाषाओं में। भारतीय भाषाओं में, हिंदी में ऐसी किताबें मरीजों के द्वारा, घर वालों के द्वारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में या अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में या अन्य नॉन न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में हैं तो सही, मुझे पता है, पर बहुत कम है। ये कहानियाँ कौन लिखेगा? डॉक्टर को लिखना चाहिए। और बाय द वे मैं लिखता हूँ। मेरे पास जो मरीज आते हैं उनकी कहानी को आधी हकीकत, आधा फसाना, थोड़ी सी कल्पना मिला के उसके अंदर मैं कहानियाँ लिखता हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में शायद आप मेरा प्रथम कहानी संग्रह मरीज कथाओं का पाएंगे। वो चल रहा है मेरा काम। पर मैं चाहता हूँ कि डॉक्टरों के साथ साथ मरीज और उनके घर वाले भी अपनी डायरी लिखें। आप में से कुछ के पास तो वो लेखन प्रतिभा होगी कि वो कहानी एक साहित्यिक कहानी का, एक लघु उपन्यास का रूप ले ले। पता है इससे क्या होता है? इस तरह की कहानियाँ जब पत्रिकाओं में, अखबारों में, पुस्तक के रूप में आप लोगों के संगठन के सदस्यों में आपस में वितरित की जाएंगी, उससे वही चीज़ मिलती जो लोगों का ज्ञान बढ़ता है बीमारी के बारे में और हौसला बढ़ता है और मनोरंजन भी होता है। तो ये मेरा एक अंतिम अनुरोध था कि आप लोग इस तरह की मीटिंग और फ्रीक्वेंटली करें, अपनी सदस्यता को बढ़ाएं क्योंकि संख्या में बल है। अन्य नगरों में भी सदस्यता बढ़ाएं, इंदौर के आसपास और मध्य प्रदेश के अंदर। अन्य नगरों के एमएस एसोसिएशन के संपर्क में रहें, जैसा कि एमएसएसआई नेशनल लेवल पर काम करती है। और अगर संभव हो और कहीं पे क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हो रहा हो और आपके लिए उसमें संभव हो शामिल होना, तो ज़रूर शामिल हो शोध के अंदर। एडवोकेसी के लिए अच्छे अच्छे प्लान बनाएं कि हमको गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना है और उस तरह के आवेदन बना के बार बार केंद्र शासन और राज्य शासन को भेजें और अपनी कहानियाँ लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसके अनेक प्रकार हैं। जो भारत सरकार का कानून है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, PWA, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, PAWD, उसमें जैसे किसी को नेत्रहीनता है तो विजुअल डिसेबिलिटी, सुनाई कम पड़ता है तो हियरिंग डिसेबिलिटी, बुद्धि कम हो गई है तो मेंटल डिसेबिलिटी, और लोकोमोटर मतलब चलना, तो चलना, खड़े होना, दौड़ना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, लोकोमोटर मतलब चाल, चलना। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लोकोमोटर तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत MS के पेशेंट आते हैं। कुछ लोगों को आँख की ऑप्टिक नर्व पे असर जाता है, उनको विजुअल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। तो और कुछ लोगों में बाद में चल के बौद्धिक कार्यों पर भी, ये जो बात की स्टेज होती है MS की, उसमें से कुछ लोगों के बौद्धिक काम भी प्रभावित होते हैं, तो मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। तो ये कई प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया इस कानून के बाद ज़्यादा सुपरिभाषित कर दी गई है, वेल डिफाइंड कर दी गई है। और शासकीय चिकित्सालयों के जो डॉक्टर हैं वो इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने में उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि सही प्रमाण पत्र वो अपने मरीजों को बिना किसी रेड टेप के, लाल फीताशाही के आसानी से जल्दी दें। मैं एक आध संगीत की प्रस्तुति सुनूंगा, पर मैं उसके बाद आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं पूरे समय नहीं रुक पाऊँगा आपके इस कार्यक्रम में। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के लिए। सवाल पूछ लीजिए, अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन ये है कि CRP जो है वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ टेलीफ्लोरामाइड टैबलेट्स, क्या ये सत्य है? और अगर ये होता है तो फिर उसके लिए और क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कौन सी टैबलेट्स हमको लेना चाहिए? CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। इन्फ्लेमेशन मतलब प्रदाह। जब शरीर किसी भी बाहरी बैक्टीरिया या किसी चोट के खिलाफ टिश्यू अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो जो
इन्फ्लेमेशन होता है, प्रदाह होता है, उस समय हमारे रक्त में कुछ पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। उनमें से एक है CRP। ये ब्लड में इसकी मात्रा नापी जाती है, ब्लड टेस्ट है, और ये एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। नॉन स्पेसिफिक मतलब अविशिष्ट, जो कि विशिष्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक, अविशिष्ट। इसलिए उसकी डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, नैदानिक उपयोगिता कम है। हमें उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेरिफ्लोनामाइड से CRP बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये मेरे फ़िलहाल पढ़ने में नहीं आया है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा। पर मैं इन जनरल कहूँगा CRP शरीर में प्रदाह का एक अविशिष्ट चिन्ह है, जिसका कोई खास महत्व नहीं है। थैंक यू सर। हेलो, मैं इंदौर से दीपा रामानी 5 साल से MS पेशेंट हूँ। सर, मैंने रिटोक्सीमैब, इंटरफ्रांस ये दोनों ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अब मैं लेटेस्ट में MS 240 की टेबलेट लेती हूँ। जो उसको भी 1 ईयर हो चुका है, लेकिन अब मुझे वापस से 4 दिन से अटैक आया हुआ है, जिससे मैं मिथाइल पीरियड ले रही हूँ। तो इसको रोकने के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं कि अटैक ना आए या बीमारी थोड़ी कम हो? अटैक बिल्कुल 100% रुक जाएं, ऐसी गारंटी देने वाला कोई इलाज नहीं है। बस अटैक आने की फ्रीक्वेंसी, अटैक आने की दर, और अगर अटैक आए तो उनकी तीव्रता, ये चीज़ें इन औषधियों से कम होती हैं। और ये कम होती हैं, ये वाक्य किसी इंडिविजुअल पेशेंट पे लागू नहीं होता। इलाज लेने के बाद भी अटैक आ सकते हैं। तो जब हम क्यों कहते हैं कि अटैक कम हो जाएंगे या उनकी तीव्रता कम हो जाएगी, ये हम इसलिए कहते हैं कि हमने 1000 मरीजों का अध्ययन किया। एक ही संस्था में तो नहीं हो सकते 1000 मरीज, दुनिया भर की 100 संस्थाओं से 1000 मरीजों का डाटा, उसको हमने इकट्ठा किया। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पूल करना। उस डाटा को जब पूल करा, उस तरह के अध्ययन को बोलते हैं मेटा एनालिसिस। उस अध्ययन से मालूम पड़ा कि वाकई में दर कम होती है। अब जैसे बोलते हैं ना कि सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होता है। कुछ मरीज मिलेंगे जो बोलेंगे मैं तो 20 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, देखो मेरे को अभी तक कैंसर नहीं हुआ। और कुछ मरीज मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने तो आज तक सिगरेट नहीं पी, फिर भी मेरे को कैंसर हो गया। तो इंडिविजुअल मरीज पे हम नहीं जाते हैं, इसको हम सामूहिक डाटा बोलते हैं। तो आप MS 240 ले रही हैं और आप उम्मीद करती थी कि आपको नया अटैक नहीं आएगा, लेकिन गारंटी तो नहीं थी। आप ये मानिए कि हो सकता है उसकी तीव्रता कम हो सकता है कि यदि आप ये दवाई नहीं ले रही होती तो थोड़ा जल्दी आ गया होता आपको अटैक, कम से कम 1 साल के बाद आया या 2 साल के बाद आया। उसको इस रूप में देखना चाहिए। थैंक यू। सर, ऐसे क्या प्रिकॉशंस होते हैं कि जिनको सबको ध्यान रखना चाहिए कि आगे कुछ हो ना? ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है। इन जनरल हम कहते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना चाहिए। वो तो सभी पे लागू होता है, चाहे MS हो या ना हो। लेकिन फला परहेज करने से या फला योगा करने से या ख़ास इस तरह की एक्सरसाइज करने से इस बीमारी की तीव्रता या उसके अटैक आने की दर कम हो जाएगी, ऐसी कोई सावधानी नहीं है। हाँ, यदि इन्फेक्शन बार बार होते हैं तो ये बीमारी बढ़ने का डर बढ़ता है। अब इन्फेक्शन से बचना भी हमेशा तो संभव नहीं है। अब हम जब वातावरण में रहते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया और वायरस तो हवा में घुले हुए रहते हैं, पानी में घुले हुए रहते ही हैं। फिर भी आप हाइजीन का, साफ़ सफाई का जितना ध्यान रखेंगे और न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड का जितना ध्यान रखेंगे और नियमित व्यायाम करेंगे, उससे ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। Okay, any other questions, please? Raise your hands if you want to ask, or shall we proceed for other program? Anyone want to ask? Yeah, ma'am, I'm coming. सर, ये अल्सर जो होता है, हाथों में अल्सर, क्या ये ठीक नहीं होता है? क्या ये शुगर जैसा होता है? क्या हमेशा रहता है दवाइयाँ लेने के बाद भी? छोटी हाथ में छाले। कहाँ पे अल्सर?
छोटी आंत में। आंख में कि आंत में? छोटी आंत। आंत में। वो आज का विषय नहीं है, आज मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ओके सर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? If anybody want to ask any questions related to medicines or something, so yeah, I'm coming. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सबसे बड़ा इलाज तो यही है कि आई एम बिकॉज वी आर, और संगठन में शक्ति है, और बिल्कुल सामान्य जीवन जीना, जो लाइफस्टाइल के बारे में बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मैं निवेदन करती हूँ वीरेंद्र तांबे जी को, एडवोकेट वीरेंद्र तांबे जी को, कि डॉक्टर साहब के पास समय कम है, इसलिए जो आभार प्रदर्शन बाद में होना है, आप यहाँ पर मंच पर पधारें और आभार प्रदर्शन प्रक्रिया करें। नमस्कार मंच, आदरणीय श्रद्धेय ऑनरेबल डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ अल्प आभार प्रदर्शित कर रहा हूँ मात्र डॉक्टर साहब का। इसके लिए अल्प कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बड़े व्यस्त हैं, 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक व्यस्तता रहती है। मुझे पता है, 5 साल 10 साल पहले पापा को ले गया था, मुझे करीब 6 महीने का वेटिंग था, डॉक्टर साहब जैसे तैसे मुझे 2 महीने का दिया था। इसलिए बहुत कीमती वक्त है डॉक्टर साहब, आभार, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और बाकी का ये हमारी अंतिम आभार देगी हमारी बाद में, सब श्रोताओं को और सभी कलाकारों को टियरा बाद में देगी, ठीक है? संकेत का एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है। एक बार डॉक्टर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक संकेत का 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, उसके बाद हम अपना संगीत का कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रोग्राम चालू होने के पहले मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूँगा, ताकि अभी पहले तो डॉक्टर पासी जी आ नहीं पाए क्योंकि उनको ज़रा मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उन्होंने ये किया। नेक्स्ट, आज के कार्यक्रम में मैं बताऊंगा ही नहीं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, आप ऑलरेडी डॉक्टर साहब से सुन चुके हैं। नेक्स्ट 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 करो, नेक्स्ट करो। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लाखों की संख्या में है, तो भारत में अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 2 लाख लोग होने चाहिए, और अभी तक MSSI के इसमें रजिस्टर्ड मेंबर सिर्फ 3000 ही लोग हैं अभी तक। नेक्स्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जेनेटिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से इम्यून शीट पे अटैक हो जाता है और उसके वजह से डीमाइलिनेशन हो जाता है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस इट लीड्स टू मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो नेक्स्ट, तो जैसे वर्ड मल्टीपल आ जाता है वो आप देख सकते हो सारे ऑर्गन्स पे अटैक करता है, राइट फ्रॉम द हेड टिल द ब्रेन, एंड द ब्रेन, फिर हैंड्स एंड द लेग्स, मतलब पैरों की तरफ, हाथों की तरफ। इसके स्वाभाविक लक्षण जो है वो है, मतलब ज़्यादातर तो दिखाई देने वाले लक्षण है, जैसे चलने में दिक्कत आती है, आपको बैलेंस इश्यूज होते हैं, मतलब बैलेंसिंग चलने में दिक्कत बहुत आती है। फिर जो ना दिखाई देने वाले लक्षण है वो है नमनेस यानी सुन्नपन, टिंगलिंग सेंसेशन यानी झुंझुनाहट, ब्रेन में याद रखने की क्षमता दैट इज कॉग्निटिव डिसफंक्शन, डिप्रेशन एक आ जाता है, फटीग यानी थकावट, एक्सेसिव थकावट इसमें आती है, न्यूरल पेन आपको हो सकते हैं, मेजर इश्यूज विजन में आ जाते हैं, विजन में भी आपको हर प्रकार के रहेंगे, जहाँ की ब्लड विजन आएगा, डबल विजन रहेगा, फिर ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकते हैं, बॉवल डिसफंक्शन हो सकते हैं, मसल में आपको स्पैजम्स आ सकते हैं, मतलब झटके आ सकते हैं। नेक्स्ट कर दो। जैसे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि MRI ओनली इलाज है जो MS को निदान करने के लिए। नेक्स्ट, स्वाभाविक तौर से MS ये महिलाओं में 60 to 70% का रेशो है rather than इन पुरुषों से। नेक्स्ट, और जहाँ तक
आयु का सवाल है, 20 to 40 एज लिमिट, यानी जो वर्किंग एज रहता है उसमें ये ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट। जैसे ये बोला है डॉक्टर साहब ने कि जितना जल्दी आप उसको ट्रीटमेंट एमआरआई से निदान करें, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और उसको मैनेज किया जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ एमएस पे तो बातें कर दी है डॉक्टर साहब ने। फैक्ट्स ऑफ एमएस यही है कि एक तो ये फेटल है, फेटल नहीं है, यानी ये जानलेवा नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, जेनेटिक हो सकता है पर हेरिडिटरी नहीं है, मतलब आपके इमीडिएट इसको आएगा नहीं आ सकता, और ये कंटेजियस है नहीं। नेक्स्ट। MSSI ये एक अभी 35 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अभी 9 रीजनल चैप्टर्स हैं। हेड ऑफिस मुंबई में है और हम लोग MSIF इंटरनेशनल फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं। सर्विसेज में हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज जो ड्रग्स दे रहे हैं उनको भी एक्सपेंसिव वो प्रोवाइड करते हैं, फिजियोथेरेपी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, होम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, फिर एड्स इक्विपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, ना कि MS पर्सन्स को पर उनके बच्चों को भी। हमारे 9 चैप्टर्स हैं जहाँ पे इंदौर सेकेंड लास्ट चैप्टर है, अभी लास्ट त्रिवेंद्रम चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो जैसे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कलकत्ता, मुंबई, पुणे एंड लास्ट त्रिवेंद्रम। जहाँ तक एक्सपेंडिचर का सवाल है 20 to 30% ही हम लोग एक्सपेंडिचर के इसमें है। नेक्स्ट। इंदौर चैप्टर ये 2011 में एज अ सपोर्ट ग्रुप चालू हुआ था एंड फुल्ली फ्लेजेड चैप्टर वी स्टार्टेड इन 2013 और हमारे पास अभी 175 नहीं, अभी आंकड़ा मेरे को लगता है 190 के ऊपर हो चुका है एंड आई थिंक 10 से 12 लोग हम लोग ने इस कोविड सेक्शन में खो दिए। जहाँ तक MS के इंदौर में हम लोग है वो वर्चुअल गेट टुगेदर करते हैं, होम पर्सनल गेट टुगेदर्स है, इंडिया MS डे जो फरवरी में मनाया जाता है और वर्ल्ड MS डे जो मई के महीने में मनाया जाता है, और होम फिजियोथेरेपी भी ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देन वी स्टार्टेड विद मास अवेयरनेस भी करते हैं, मेडिकल कैंप्स भी रखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था एडवोकेसी के लिए भी बहुत सारे सक्रिय है और हम लोग ने सामाजिक न्याय विभाग में भी काफ़ी जागरूकता फैलाई है MS के बारे में। फिर MS अवेयरनेस जागरूकता फैलाना, उसमें मेडिकल कॉन्फ्रेंस करना डॉक्टर्स की, वहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी। फिर मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स ये भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर स्कॉलरशिप देना, रिहैबिलिटेशन और लाइवलीहुड ये भी हम जज चालू करने वाले हैं। MS और MSSI के लिए यू कैन सी विजिट आवर वेबसाइट विच इज www.mssocietyindia.org और हम ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है। नेक्स्ट। आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और ये हमारे बैंक के डिटेल्स भी हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं डोनेशन, और ये सारे डोनेशंस इनकम टैक्स के अंदर आपके एग्जेम्प्टेड है। जहाँ तक इस साल इंडिया MS डे का जो थीम है वो है इंश्योर माई MS। ये एडवोकेसी रिलेटेड 3 साल के पहले हम लोग ने एक नेशनल यूथ विंग का कार्यक्रम रखा था, उसके अंदर पूरे आई थिंक राम और जया जो त्रिवेंद्रम और बैंगलोर के हैं ये लोग दोनों हैंडल कर रहे हैं और इन्होंने इंश्योर माई MS नामक कैंपेन शुरुआत की थी, जिसके अभी हम लोग जल्द ही, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल रिस्क कवर नहीं है और इसमें चैलेंजेस ये है कि हमको हाई प्रीमियम के लिए लड़ना है, 20% अभी भी कोपे है, वेटिंग पीरियड 3 से 5 साल का है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं कि तब तक क्या करें MS के लोग। फिर डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी जो डॉक्टर साहब ने ड्रग्स के बारे में कहा वो कोई भी कवर्ड नहीं है। मोबिलिटी एड्स यानी व्हीलचेयर भी इंश्योर्ड हो सकते हैं तो वो भी करवाने हैं, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे MRI है, क्योंकि एक ही बार MRI करने से नहीं होता है, बार बार MRI करना ही पड़ता है, तो MRI का कॉस्ट भी इंश्योरेंस में कवर किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरा एक एडवोकेसी कर रहे हैं। और हमारे इस टाइम के इंडिया MS पर्सन 2024 के अनिल बोरकर जी है अपने इंदौर के। आइए ना पीछे क्या पर्दे के पीछे है।
बहुत खुशी की बात है और बहुत गौरवान्वित होने का यह पल है, क्योंकि recognition of his efforts to create awareness about multiple sclerosis, इंडिया MS पर्सन 2024 के विनर रहे हैं हमारे इंदौर के अनिल बोरकर जी। और मैं यह अवार्ड इंटरनेशनल जॉइंट सेक्रेटरी MSI के संकेत मिस्त्री जी को कि आप यह अवार्ड इन्हें प्रदान करें। सर्टिफिकेट जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। बधाई अनिल जी, बहुत बहुत। आप यूं ही सक्रियता रखें, सामाजिक कार्यक्रम करते रहें। इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं, जब प्रोग्राम चालू रहेगा तब थोड़ा थोड़ा बोलते जाएंगे, क्योंकि सब संगीत प्रेमी बैठे हुए हैं, सबको समय कहीं ना कहीं जाना है, तो बस